Good morning, students. I hope all of you are fine. Today we shall start the next chapter in geography. Chapter number 8, Composition and Structure of the Atmosphere. This is Unit 4. So let us begin with the eighth chapter. Now, as the name denotes, composition and structure. So today we will study what is the composition of the atmosphere. Air, we know it is essential to the survival of all organisms. Just like a fish cannot live without water, we human beings cannot live without air. Atmosphere, it is a mixture of different gases, and all these gases envelop the earth all around. It contains life-giving gases like oxygen for humans and animals and carbon dioxide for plants. Air, it is an integral part of the Earth's mass, and 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers from the Earth's surface. तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी ये गैसेस हैं सारी, ये 99% गैसेस 32 किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं, है ना. द एयर इट इज कलरलेस, odorless, and it can be felt only when it blows as a wind. हम एयर को देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो इट इज कलरलेस, उसमें कोई खुशबू नहीं है, odorless, एंड हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं जब हवा चलती है, तो हमें लगता हाँ कुछ है हवा में, ठीक है ना. तो ये जो एयर है इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स्ड है. तो नाउ लेट अस स्टडी कि ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. तीन चीजें हैं इस एटमॉस्फेयर में. द एयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स: gases, water vapor and dust particles. First is gases. Now there are many gases present in the atmosphere, but most important of them are oxygen and carbon dioxide. Now this oxygen, it is very necessary for, as I told you before, human beings and animals. Without oxygen we cannot live. But the oxygen after the height of 120 kilometers is negligible. There is no oxygen after the height of 120 kilometers, and carbon dioxide and water vapor are found only up to 90 kilometers from the surface of the earth. Carbon dioxide, again, it is a very important gas because it is transparent, and it is transparent to the incoming solar radiations. जो सोलर रेडिएशंस आ रही है हमको, जो अर्थ की सन की जो हीट हम तक पहुंच रही है, वो उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो हमें मिलती रहती है. बट इट इज ओपेक टू आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये जो लेकिन वापस जो अर्थ तक हीट आ गई, जब ये वापस रेडिएट करती है तो वो उसको रोकती है. तो एक तरीके से इट हैज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, क्योंकि वो जो अच्छी जो रेडिएशंस आ रही है उनको तो आने देती है, पर जो रेडिएशंस वापस जा रही हैं उनको वो रोकती है. तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी बना रहता है. नाउ द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस, इट इज कांस्टेंट, but the volume of carbon dioxide has been rising in the past few decades. जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो हमारे अर्थ पे रेगुलरली बढ़ रहा है. आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे तो एक कॉलम आता है कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ये कंटिन्यूसली पास्ट फ्यू डिकेड से बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स कौन से हो गए? कोल है, आपके ये केरोसिन है, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, फिर लोग लकड़ी जलाते हैं, तो उन सब से क्या है कि उन सब से इतना पोल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ रहा है. इवन द पोल्यूशन क्रिएटेड बाय कार्स, it again is in this only category. Now this has also increased the temperature.
क्योंकि हमारे पोल्यूशन से इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, प्लस टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। दिस इज ओजोन लेयर। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो ओजोन लेयर है, इट इज़ अनदर important component of the atmosphere, which is found between 10 and 50 kilometers above the earth's surface, and it acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun. सन की जो हीट हमें पहुंचती है तो उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है, विच आर हार्मफुल फॉर अस। तो ओजोन लेयर का मेन पर्पस है कि वो इट स्टॉप्स दोज अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओजोन लेयर इज ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड। This because, and it is important because it stops the ultraviolet, not exactly stops, उन्हें कम करती है उसका इफेक्ट को, from reaching to the earth. Okay, so this is all about gases. Second is water vapor. Water vapor, it is also a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude. जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे water vapor कम होता जाएगा. In the warm and wet tropics, it may account for 4% of the air by volume, while in the dry and cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1% of the air. तो hot areas में कितना है 4% और dry cold areas में less than 1%. Water vapor also decreases from equator towards the pole. जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर कंटेंट भी एटमॉस्फेयर का कम होता जाता है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स. नाउ इसका क्या काम है वाटर वेपर का? इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट्स ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन and preserves the earth's radiated heat. It thus acts like a blanket, allowing the earth neither to become too cold nor too hot. ये भी अर्थ की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी अर्थ पे एक ब्लैंकेट की तरह इसने कवर कर रखा है, जिससे अर्थ ना तो बहुत कोल्ड होता है ना ही बहुत ठंडा होता है. वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स to the stability and instability of the air. So this is about water vapor. Now we will do the third, that is dust particles. Atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust and disintegrated particles of meteors. तो एटमॉस्फेयर में हमें ये दिखते नहीं है क्योंकि इतने बारीक कण हैं. सी सॉल्ट्स है, फाइन सॉइल है, स्मोक है, ऐश है, पोलन, डस्ट, ये सब भी इस एटमॉस्फेयर में मिले होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये ज़्यादातर एटमॉस्फेयर की लोअर लेवल्स में मिलते हैं. Yet convectional air currents may transport them to great heights. Convectional currents की वजह से जो एयर में जो convectional currents चल रहे हैं उनकी वजह से कई बार ऊपर भी राइज कर सकते हैं. The higher concentration of dust particles is found in the subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डस्ट पार्टिकल्स का कहाँ है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है. तो जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है तो वहाँ विंड के साथ ये ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स. डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds. इनकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स फॉर्म करता है. हम पढ़ते हैं ना जब क्लाउड्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं क्लाउड्स, कि ये जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स है इनके ऊपर जब वाटर वेपर इनके कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंसेशन होने लगता है
और वो वाटर वेपर उन पे जमने लग जाता है, पानी की बूंदें बन जाती है। ये बूंदें इकट्ठी होके दे फाइनली फॉर्म क्लाउड्स। सो वी हैव सीन द work of gas, water vapor and dust particles in the atmosphere. Now next is structure of the atmosphere. Now the atmosphere, it consists of different layers with varying density and temperature. Atmosphere में अलग अलग layers हैं जिनकी density और temperature अलग अलग हैं. The column of atmosphere is divided into 5 different layers. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. As you can see, these are the 5 different layers of the atmosphere. जो सबसे नीचे जो होती है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, that is troposphere. तो it is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर. जो average height है वो सिर्फ 13 किलोमीटर्स है, लेकिन जैसे कहीं पे उसकी 8 किलोमीटर्स है, कहीं पे 18 किलोमीटर्स है. पोलर एरियाज में इट इज ओनली 8 किलोमीटर्स एंड वेयरएज एट द इक्वेटर इट इज 18 किलोमीटर्स थिक. नाउ थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर, इट इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स. इक्वेटर पे क्यों इसकी लेयर थिक है? क्योंकि वहां जब कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं तो नीचे की हीट ऊपर भी पास ऑन होती रहती है. दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. ऑल चेंजेस इन क्लाइमेटिक एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर. जितने भी क्लाइमेटिक और वेदर वेरिएशंस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं. द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड for every 165 meters of height. This is the most important layer for all biological activity. तो जितनी भी biological activities हैं उनके लिए ये layer बहुत important role play करती है और सारे climatic और weather variations इसी layer में होते हैं. Now next is stratosphere. लेकिन जो zone ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर को फर्क करता है, जो बीच का जो इंटरलिंकिंग जोन है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज क्या है? ये बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर का. द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोस्फियर इज अबाउट -80 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ -80 डिग्री सेंटीग्रेड है ओवर द इक्वेटर and about -45 degrees centigrade over the poles. The temperature in the tropopause is nearly constant because it is the transitional zone where winds and convection currents are nearly absent. That is why the temperature remains constant. Now this zone, it is about 1.5 kilometers broad and hence it is called tropopause. Now next is stratosphere. Stratosphere is found above the tropopause and extends up to a height of 50 kilometers. Now the most important feature of stratosphere is that it contains the ozone layer. This layer absorbs the ultraviolet radiations of the sun and shields life on earth from intense harmful form of energy. तो इस ओजोन लेयर का हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकता है, जिससे अर्थ पे बहुत हमारी लाइफ को बहुत बचाव मिलता है. इट शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ अबव द स्ट्रेटोस्फियर वी हैव द मेसोस्फियर. द मेसोस्फियर, it extends up to a height of 80 kilometers. In this layer, once again, temperature starts decreasing with the increase in altitude and reaches up to -100 degrees centigrade at the height of 80 kilometers. The upper limit of mesosphere is known as mesopause. The ionosphere is located between 80 and 400 kilometers above the mesopause.
It contains electrically charged particles known as ions, and hence it is known as ionosphere. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer of ionosphere. Temperature here starts increasing with height. यहाँ पे टेम्परेचर फिर वापस बढ़ने लगता है. तो मेसोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है. Above the stratosphere lies the mesosphere. This layer extends up to a height of 80 kilometers. In this layer, once again, temperature starts decreasing with the increase in altitude and reaches up to minus 100 degrees centigrade at the height of 80 kilometers. है ना. तो अब टेम्परेचर वापस डिक्रीज करने लगता है और माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है. द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज. द आयनोस्फीयर इज लोकेटेड between 80 and 400 kilometers above the मेसोपॉज. मेसोपॉज के ऊपर, मेसोपॉज 80 किलोमीटर्स पे है और मेसोस्फीयर के ऊपर 80 किलोमीटर्स से लेके 400 किलोमीटर्स तक आयनोस्फीयर है. आयनोस्फीयर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आयन्स कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयनोस्फीयर. अब जो हमारी जो रेडियो वेव्स है ना, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ and they are reflected back to the earth by this layer of ionosphere. Here temperature starts increasing. यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है. The uppermost layer of the atmosphere is above the thermosphere. उसके बाद thermosphere है, then uppermost layer है exosphere. ये नीचे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है एटमॉस्फेयर का. लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर के ऊपर है ट्रोपोपॉज. देन वी हैव स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोपॉज. देन वी हैव मेसोस्फियर. मेसोस्फियर के ऊपर है जो बीच की लेयर है, दैट इज मेसोपॉज. अब मेसोपॉज से लेकर ऊपर एग्जॉस्फियर तक वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक की आ गया आयनोस्फियर. इसी बीच हमारा आ गया थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर. एग्जॉस्फियर अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फियर की और यहाँ के इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ अभी नहीं मालूम है. we don't have much information about exosphere. Exosphere is the highest layer, but very little is known about it. Whatever contents are there, these are extremely rarefied in this layer and it gradually merges with the outer space. Gradually exosphere outer space के साथ merge हो जाता है. तो ये था हमारा structure of the atmosphere. Now the last topic in this is elements of weather and climate. The main elements of atmosphere which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation. We are going to study about all these in the next few chapters. Thank you, children.